हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में इशू हो गया था। मैंने कर बना तो दिया था पूरे लेक्चर का, परंतु रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो। यहीं पर आकर के वो रुक गया था। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करके पार्ट टू बना दे रहा हूँ इसका। वैसे होना चाहिए था इसको एक ही पार्ट में, लेकिन रिकॉर्डिंग की समस्या या शायद इंटरनेट का इशू की वजह से नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, फिर से बता देता हूँ इसे। अब हम लोग यात्राओं के बारे में देख रहे थे कि आखिर लोग, आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो मानचित्र में देखो, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस तरह के महाद्वीप के प्रति प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है कि बारे के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन की वजह से, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं और आज भी अपनाते रहे हैं। जैसे चाइना में चलने वाला चाउमीन या फिर मंचूरियन, वहाँ की डिश है, भारत में चलती है। अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं, आपको थाई डिशेस भी मिल जाती हैं, तो थाईलैंड की डिशेस हो जाती हैं। कॉन्टिनेंटल डिशेस भी मिल जाती हैं, कॉन्टिनेंट वाइज जो डिशेस होती हैं वो मिल जाती हैं। हमको इटालियन डिशेस मिल जाती हैं, जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गया। भोजन को बनाने के तरीके, उसको अपनाने के तरीके, ये सब मिल जाते हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में अगर देखोगे तो साउथ इंडिया में इडली होता है, डोसा होता है, सांभर होता है, वो सब नॉर्थ इंडिया में भी मिलता है। अगर आप देखते हैं कि दाल मखनी की अगर आप बात करते हो तो पंजाब वाले क्षेत्र की डिश है वो, लेकिन आज पूरे भारत में है। अब वो ये नहीं बता सकते हो आप कि वो कहाँ की डिश है। ये मतलब पूरे भारत में इस तरह से चीजों से प्रसिद्ध हो जाता है। आने जाने की वजह से लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है देश का नाम। अब देश के लिए हम जिन दो नामों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? इंडिया है और भारत है। इन दोनों नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। इंडस सिंधु नदी है बेटा, निकला है, जिसे संस्कृत में क्या बोला जाता है बेटा? सिंधु कहा जाता है। अब एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है, तो ईरान में आपको बता देता हूं, जैसे ही आप अब पाकिस्तान को पार करते हैं और आगे जाते हैं तो ईरान मिल जाता है। जब आप यूरोप वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर जो आपका बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन प्रायद्वीप को देखेंगे तो वहां पर यूनान वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या फिर इंदोस कहा। सिंधु को इन्होंने क्या बोला बेटा? सिंधु को इन्होंने क्या बोला? पश्चिम से आ रहे थे ये, तो इन्होंने इसको सिंधु को बोला हिंदोस या फिर इंदोस। हिंदोस या फिर इंदोस बोला, हिंदोस बोला, या फिर इन्होंने क्या बोला बेटा? इसको इंदोस बोला। ठीक है बात। इस नदी के पूर्व में स्थित, इस नदी के जो पूर्व में स्थित था, जो क्षेत्र था, स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ईरानी ईरानी और यूनानियों ने इसके पूर्व में जो क्षेत्र स्थित था उसको इन्होंने क्या बोला बेटा? इंडिया बोला। अब भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जैसा कि ऋग्वेद में आप लोगों ने दशराग युद्ध के बारे में सुना होगा। 10 राजाओं का युद्ध था वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के अ, अधिकार से संबंधित वो युद्ध था। एक तरफ वशिष्ठ थे और एक तरफ विश्वामित्र थे। तो उनके बीच में युद्ध होता है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उस युद्ध में एक कबीला था जिसका नाम था भरत, जिसका नाम था भरत, और ये भरत कबीला जो था वही जीत जाता है इस युद्ध को। और एक बहुत ही, एक तरह समझ सकते हैं कि पावरफुल कबीला था भरत, तो उसके नाम पर भारत का नाम, भारत का नाम भारत पड़ा है इस भरत कबीले के नाम पर। और दूसरी चीज जो है, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास की रचना है। उसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में बताया गया है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, वो भी बहुत ज्यादा बहादुर थे। शेर के दांत गिन लिया करते थे मुंह में उंगली डाल करके, ठीक है बात। तो उनके भी नाम पर ये माना जाता है कि ये भरत पड़ा हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के अपने अपने सिद्धांत है बेटा। तो अलग अलग तरीके से आप ये बता सकते हो कि ये जो भारत नाम है ये भारत का अपना इंडिजीनियस है, भारत का खुद का दिया हुआ नाम है। ये जो भारत नाम आप देखते हो इस देश का अपना दिया हुआ नाम है, परंतु ये इंडिया जो है ये कहने वाले आपके ईरानी और यूनानी थे, इनके द्वारा कहा गया है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति में ऋग्वेद में मिलता है, जो दशरथ युद्ध के बारे में बताया। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भरत नाम प्रयोग होता था, उसके बाद से इसका नाम भारत पड़ गया। ठीक है। अब अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं हम? पास्ट के बारे में हमारे पास जानने के क्या क्या तरीके हैं? अतीत में जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसको ढूंढें और उसको पढ़ें। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि का प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। अब मेन्यू जो है बाबू एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ।
जिसका अर्थ होता है बेटा हाथ। मेन्यू का मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, हाथ से लिखना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है बात। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ के पत्रों या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है बात। जो पहले की शुरुआत में जब कागज नहीं था तो उस समय जो भी चीजें लिखी जाती थी वो किस पर लिखी जाती थी बेटा? वो ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती है, जो ताड़ का पेड़ होता था उसके पत्तों पर लिखी जाती थी, या फिर जो भुर्ज नाम का पेड़ होता था उसकी छाल को उतार करके उस पर लिखा जाता था। यहाँ पर नीचे आपको एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये आपके भुर्ज के पेड़ का एग्जाम्पल है। ठीक है बात। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये पांडुलिपि जो नीचे दी हुई है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता। बांधने के लिए यहाँ पर डोरी लगा दी जाती थी बेटा, डोरी लगा दी जाती थी। बुर्ज के पेड़ के छाल की बनी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये रही बुर्ज के पेड़ पर बनी हुई एक पांडुलिपि है, जिसको आप देख सकते हो। ये आप देखोगे राम सेतु वाले मूवी में, वहां पर भी पांडुलिपि आपको देखने को मिलती है। जो अक्षय कुमार वाली मूवी थी ना, वहां पर भी देखने को मिलती है। तो इस तरह की लिपियां हैं। फिर उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो बाहुबली देखते हो, तो जब आपका बाहुबली वो काट देता है, उसका सर गला काट देता है, तो वो जो राजमाता होती हैं वो पूछती हैं कि बताइए इस अपराध के लिए क्या है। तो जो वो खोलता है ना किताब, खुलता है किताब, तो वो पांडुलिपि हीरो रहती है, जो उस समय धर्मशास्त्र चलते रहते हैं। इतने वर्षों में हम कई पांडुलिपियों को कई इतने वर्षों से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, तथा कुछ नष्ट कर दी गई थी। मतलब कुछ कीड़े खा सकते, क्योंकि पेड़ के पत्तों की बनी हुई है, तो वो क्या होगी बेटा? डिग्रेड हो सकती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, डिजनरेट हो गई होंगी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, मतलब वो सुरक्षित वहां पर रखी गई हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? मान्यताओं और व्यवहारों का पता चल जाता है, राजाओं के जीवन के बारे में पता चल जाता है, औषधियों के बारे में पता चल जाता है, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा यहाँ पर मिल जाती है इस पांडुलिपियों में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, जो कि इस प्रकार की पांडुलिपियों में देखने को मिलती हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृत और तमिल में है। जब तमिल भाषा की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत की बात करता है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो ये राजकीय भाषा होती थी, जो राजा महाराजा या फिर उनके जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती थी। और ये जो प्राकृत आप देख रहे हो, ये प्राकृतिक भाषा होती थी, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग मतलब आम जनता द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली भाषा थी वो प्राकृत होती है। अब हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे पांडुलिपि का अध्ययन कर सकते हैं, उसी तरीके से हम किसका अध्ययन कर सकते हैं बेटा? अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। अभिलेख का मतलब होता है बेटा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की अगर आप बात करते हो तो ऐसे लेख किस पर लिखे जाते थे बेटा? पत्थर पर या फिर धातु पर। धातु में किसका प्रयोग किया जाता था बेटा? तांबे का, कॉपर का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप ताम्रपत्र बोलते हो बेटा, उस पर अभिलेख मिल जाते हैं। जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करने के लिए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। तो ये जो आप अभिलेख देखते हो, या राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए जाते थे कि लोगों तक अपने विचारों को, अपने आदेशों को पहुंचाया जा सके। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य का विवरण किया हुआ है। जैसे एहोल अभिलेख की बात करते हो, एरल अभिलेख की बात करते हो। ठीक है बात। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो, विदिशा का अभिलेख की बात करते हो, या फिर अगर आप बात करते हो अंश सातवाहन वंश के अभिलेखों की बात करते हो, तो वहां पर अन्य लोगों ने भी, राजा महाराजाओं के इतर भी लोगों ने अपने अभिलेख लिखवाए हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों को अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो राजा महाराजा होते थे, जब कहीं पर आक्रमण किया करते थे, तो उस आक्रमण के दौरान जब युद्ध में जीत हासिल हो जाती, तो वहां पर एक अभिलेख बना करके उस क्षेत्र में गड़वा देते थे कि वहां के लोगों के लिए क्या आदेश है वो सब वहां पर बना हुआ रहे। ठीक है बात। अब ये लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कंधार वाले क्षेत्र से ये वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अशोक के नामक शासक का अभिलेख है, अशोक द्वारा लिखाया हुआ अभिलेख है बाबू। उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो किसी उसमें लिपि का प्रयोग है। जैसे आप वर्ण का प्रयोग करते हैं बेटा, वर्ण क्या है बेटा? जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। ठीक है बात। उसी तरह से इंग्लिश की बात करते हैं तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये इंग्लिश हो गई। ठीक है बात। अब जब आप इन सब शब्दों को, इन वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाते हो, उन शब्दों को जब आप लिखते हो तो आप किसी ना किसी लिपि का प्रयोग करते हो। लिपि का प्रयोग कैसे होता है? एक होती है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और दूसरी होती है खरोष्ठी, खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि जो होती है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। तो लेफ्ट से राइट लिखी जाने वाली लिपियां कौन कौन सी हैं? एक तो हिंदी है और इंग्लिश है।
ठीक है बात। वहीं पर अगर आप उर्दू की बात करते हो तो वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। उर्दू कैसे लिखी जाती है बेटा? राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये हो जाती हैं लिपियां। तो ब्राह्मी लिपि है और खरोष्टी लिपि है, ठीक है बात। और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो गोमुद्रिका लिपि हो जाती है, जिसको अपोस्ट्रोफेडल लिपि बोला जाता है। वो इस तरह से चलती है। हड़प्पा वाले इसी तरीके से लिखा करते थे, बॉस्ट्रोफेडल लिपि होती है बेटा। लेकिन अभी तक बेसिकली जो आज की डेट में आप प्रयोग करते हो वो कौन सी लिपियां होती है? ब्राह्मी होती है या फिर खरोष्टी होती है। इसी ब्राह्मी का एक ग्रुप है देवनागरी, जिसमें हिंदी लिखी जाती है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी हुई होती हैं। देखिए, अक्षरों से बनी हुई रहती है, संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या फिर बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो किसी न किसी एक भाषा में बात कर रहा हूँ, तो ये भाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, तो उसका प्रयोग होता है। अब इसकी जो भाषा है, ये जो अभिलेख है, इसकी जो भाषा है बेटा, ये वो यूनानी है और अराइमेक है। इसकी जो भाषा है, यहाँ पर प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अराइमेक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अराइमेक और यूनानी भाषा का प्रयोग और लिपियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है बात। तो ये अशोक द्वारा लिखा गया। अब अशोक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये जो आप इंस्क्रिप्शन देखते हो या जो अभिलेख देखते हो, इसको लिखवाने की पद्धति भारत में शुरू की गई थी डेरियस के द्वारा। अखमानी साम्राज्य के एक शासक थे डेरियस प्रथम, जिन्होंने पहली बार भारत में आक्रमण किया था। ईरानी साम्राज्य के पर्शियन आक्रमण था डेरियस प्रथम। तो जिन सिंधु वाले क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, वहां पर उन्होंने अपने अभिलेख तैयार करवा के लिखवा दिए थे। बस डेरियस के बाद से फिर उसके बाद अभिलेखों की परंपरा भारत में समाप्त हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अभिलेख आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से मिल जाते हैं और कुछ आपके गोरखपुर वाले क्षेत्र से मिल जाते हैं। परंतु अभिलेख लिखवाने की जो नियमित परंपरा थी, वो शुरू करवाई थी अशोक ने, ठीक है बात। अशोक किससे प्रभावित होकर के लिखवाया था अभिलेख बेटा? डेरियस से ही प्रभावित होकर के, दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अपने अभिलेख अलग अलग क्षेत्रों में लिखवाए थे, जो आगे आप बताएंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतहों पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? क्या लाभ हो सकते हैं? तुम खुद सोच करके बताओ, कठोर सतहों पर लिखवाने के क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे आप बुर्ज के पेड़ पर लिखवाते हो, तार के पेड़ पर लिखवाते हो, तो लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे, वो नष्ट हो जाते, कीड़े मकोड़े उसको खा जाते थे। परंतु इसको लिखवाने के बाद क्या होता था कि ये लंबे समय तक जीवित रह सकते। आज भी हम अशोक के अभिलेखों को देख सकते हैं, उनके किए हुए कामों को अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये फायदा हो सकता है। उसके बाद क्या कठिनाइयां हो सकती? कठिनाइयां ये हो सकती हैं कि उसको बनाना आसान था बेटा, पेड़ से काट करके उसको बनाना आसान था, परंतु इस तरह के पत्थर पर लिखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता था, ठीक है बात। और इस प्रकार के पत्थर हर क्षेत्र में मिले, ये भी मुश्किल होता था। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उस पत्थरों को ले जाया जाता था, उसके इंस्क्रिप्शन को वहां पर लिखा जाता था, फिर उसको लगाया जाता था। ये सारी समस्याएं वहां पर आ जाती थी। दूसरी समस्या क्या आ सकती थी? जो आपके पांडुलिपियां बनी है या फिर जो ताड़ के पेपर में या बुर्ज के पत्रों में मिली हुई है, वो किसी एक भाषा में लिखी होंगी। लेकिन अगर आप अभिलेख लिखवा रहे हो तो वहां के प्राकृतिक भाषा में लिखवानी पड़ेगी, वहां के लोगों को समझाने के लिए लिखवानी पड़ेगी, तो वहां की भाषा के बारे में जानकारी होना आवश्यक हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो इसके बारे में आप सोच सकते हो, बता सकते हो, ठीक है बात। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हैं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे आपने पांडुलिपियों के बारे में देखा, अभिलेखों के बारे में देखा, वैसे अन्य कई वस्तुएं हैं जो कि बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, पत्थरों से बनी, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, मतलब जितने भी आपके चीजें होती हैं, का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करवाते हैं। जैसे हड़प्पा की अगर आप बात करते हो तो वहां पर दयाराम साहनी जी की बात आती है। तो बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं, उनका काम क्या होता है? अलग अलग क्षेत्रों में जाना, वहां पर खुदाई करवाना, वहां से जो भी अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट्स होंगे, कोई आपके जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बृहद्भांड बना हुआ है, कोई मुहर है आपकी, कोई सील है यहाँ पर, तो उन सब के बारे में अध्ययन करना है। कोई सिक्के मिल रहे हैं जिसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है, उसके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वहां के सामाजिक जीवन के बारे में, वहां के राजनीतिक जीवन के बारे में, वहां के धार्मिक जीवन के बारे में अपनी चीजों को बताना, अपने हिसाब से उनके विचारों को व्यक्त करना, सबके ऊपर कंपैरिजन करने के उपरांत। तो ये सारा काम जो होता है वो पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। स्थानों को ढूंढना, वहां पर खुदाई करवाना, वहां से अवशेष प्राप्त करना, उन अवशेषों का अध्ययन करना। अवशेष क्या क्या हो सकते हैं बेटा? जितनी भी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं वो सारे अवशेष हो सकते हैं। वो पांडुलिपि भी हो सकती है, वो इंस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, वो सिक्के भी हो सकते हैं, वो चित्र हो सकती हैं, वो मूर्तियां हो सकती हैं, वो मुहर हो सकते हैं, वो बर्तन हो सकते हैं, वो हथियार हो सकते हैं। हर प्रकार की चीजों का अध्ययन जो होता है वो पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट करता है, ठीक है बात। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर तथा पक्की मिट्टी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होती थी, जो लंबे समय तक टिक सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने हो सकते हैं, ना न नष्ट होने वाले हो सकते हैं। अब देखो, अब पुरातत्वविद और क्या करते हैं? पुरातत्वविद जानवरों तथा चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। जानवरों को, चिड़ियों की और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे ये जानने में मदद मिल जाती है कि अतीत में लोग क्या खाया करते थे, उनके भोजन के लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध वहां पर हुआ करती थी। वनस्पतियों का अवशेष बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि वह
लंबे समय के बाद नष्ट हो जाती हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। जैसे पांडुलिपियों के साथ हो रहा था वैसे इनके साथ भी होता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जलीय रूप में बच जाते हैं, बचे रहते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि वहां पर किस प्रकार की वनस्पतियां हुआ करती थी, किस प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग करते थे, या किस प्रकार के अनाज को वो उत्पादित करते थे और किस प्रकार के अनाज का वो भोजन किया करते थे। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हाँ, बिल्कुल मिलते होंगे। कपड़े के अवशेष मिलते हैं। वो उसको क्या कहते हैं, कपड़े बुनने के अवशेष मिलते हैं। सुई सुई के अवशेष मिलते हैं जो तांबा की बनी हुई है, ताम्र पाषाणी काल वाले उससे मिली है। ब्रॉन्ज की जो सुई है वो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली हुई है। तो कपड़े के भी अवशेष इनको मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोग वहां पर कपड़े भी पहनते, तो कपड़े के बारे में जानकारी था। और कपास का उत्पादन के बारे में अगर आप देखोगे तो कपास के उत्पादन के बारे में सबसे पहली बार जो जानकारी मिलती है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही मिलती है। कपास का उत्पादन जो सबसे पहली बार भारत वाले क्षेत्र में हुआ, या पूरे विश्व की अगर आप बात करते हो, तो ये कपास के उत्पादन की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही करवाई थी। ठीक है बात। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार का प्राय शोध का शब्द का यूज करते हैं। शोध मतलब होता है सोर्स। सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत में अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखो, पुरातत्वविद क्या है? जो कि आपके पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद जब आप अतीत का अध्ययन करते हो, उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? इतिहासकार। क्या बोला जाता है बेटा? इतिहासकार। हिस्टोरियन बोला जाता है। हिस्टोरियन किसे कहा जाता है? जो अतीत का अध्ययन करता है। जैसे आज आप अतीत का अध्ययन कर रहे हो ना बेटा, आप हिस्टोरियन हो गए हो। आपको अगर इतिहास के बारे में जानकारी हो गई है, आप और नए नए अन्वेषण कर रहे हो, नए नए खोज कर रहे हो, तो आप आर्कियोलॉजिस्ट हो जाओगे। और आर्कियोलॉजिस्ट ही होता है जो इतिहासकार बनता है बेटा। जब तक आपको पुरानी चीजों के बारे में अन्वेषण ना किया हो, खोज ना की हुई, तब तक आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। उन जानकारी के आधार पर जब आप अपनी चीजों को लोगों तक बताते हो तो आप इतिहासकार कहलाते हो या फिर हिस्टोरियन कहलाते हो। शोध से प्राप्त होते हैं अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाता है। शोध के प्राप्त होते ही जितने भी सोर्सेज अगर आपको मिल जाते हैं तो उससे अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि इन शोधों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। उसी तरीके से देखो, जैसे आपको एक कहानी बताता हूं। जब तक हड़प्पा सभ्यता की बारे में पता नहीं चला था चार्ल्स मैसन को या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को, तब तक ये माना जाता था भारत के प्राचीन भारत का इतिहास जो होता है वो सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है। पर जब आपके चार्ल्स मैसन जाते हैं, फिर ब्रंटन ब्रदर्स रहते हैं जब वहां पर रेलवे लाइंस बिछाते हैं, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम उस क्षेत्र में जाते हैं, और जब जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जब वहां पर पता चलता है कि इस क्षेत्र में हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसी बड़ी सभ्यता थी, तो पता चलता है कि हाँ, सिर्फ सिकंदर नहीं, सिकंदर से पहले, बहुत पहले यहां पर एक सभ्यता फैली हुई थी। उसके बाद से दूसरी चीज, उसके बाद दूसरी चीज, जब रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में अतिरपक्कम वाले स्थान से जब प्राप्त हुआ था, आपको कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, तब पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं, इससे पहले से भी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जब स्रोत हमें मिलने लगते हैं तो उससे जो जानकारी हमें बनती है, जो एक क्रोलॉजी बन जाती है, जो एक क्रम बन जाता है, उससे पढ़ना इतिहास को पढ़ने में को बहुत ज्यादा रोचक बना देता है। ठीक है बात। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। मतलब इतिहासकार और पुरातत्वविद जो है वो जासूस की तरह काम करते हैं। वो सुराग निकालते हैं कि अतीत में क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, कैसे लोग रहा करते थे। तो जासूसों की तरह काम करते हैं इतिहासकार और पुरातत्वविद। ठीक है बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं, अतीत एक या अनेक। इसके बारे में मैंने उसमें बता ही रखा है। इस पुस्तक का शीर्षक जो है हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारे अतीत है बेटा। ऐसा इस तथ्य के ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे एक बात बताओ, मैं हूं नवनीत, आप बैठे हुए हो मेरे सामने, क्या मेरा पास्ट और आपका पास्ट बिल्कुल सेम है? नहीं। आप, मेरा पास्ट जो होगा वो अलग होगा, आपका पास्ट जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। समझे बात? कोई नहीं समझे? उसी तरीके से जितने भी लोग होंगे सबका अतीत क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा, सबका पास्ट अलग अलग होगा। अच्छा, अगर मेरा धर्म कुछ है तो क्या आपका भी धर्म कुछ होगा? तो हमारा धार्मिक जीवन भी अलग हो गया। हम जिस समाज में रहते हैं वो सामाजिक जीवन भी अलग हो जाता है। हम किस प्रकार के कार्य करते हैं उस तरह से हमारा जो कार्य प्रणाली है या फिर जो आर्थिक जीवन है वो भी अलग हो जाता है। तो हमारा जो अतीत है वो अलग अलग है। उसी प्रकार से अगर आप प्राचीन भारत में जाते हैं तो वहां पर भी जितने भी लोग होंगे उन सबका अतीत क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। वहां का समाज अलग अलग होगा, वहां के रहने वाले लोग अलग अलग होंगे। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप, एक एग्जाम्पल लिया गया है अंडमान द्वीप का। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फल फूल संग्रह
द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब आज भी अंडमान द्वीप के कुछ लोग, कुछ जनजातियां हैं, जैसे अगर आपने अभी सुना होगा ग्रेट निकोबार द्वीप का अभी एक विवाद चल रहा है बेटा, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपकी केंद्र सरकार ने शुरू किया था, तो अपोजिशन ने वहां पर इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट को हजार्डस बताया कि इन्वायरमेंट के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां की जनजातियों के लिए वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर एक जनजाति है शैंपेन जनजाति, जो शॉम्पेन जनजाति है, वह थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगी। उनको कहां पर फिर हटाया जाएगा, कहां पर उनको रखा जाएगा, उनके लिए भी कोई क्षेत्र अभी डिसाइड नहीं किया गया है। वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो भी नष्ट हो सकती है उस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामरिक महत्व देखोगे तो उस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा है। परंतु अगर आप इस तरह की चीजों को देखोगे, विकास को देखोगे, तो वहां के लोग अभी देखोगे तो आज भी हंटर और गैदरर के रूप में ही रह रहे हैं। परंतु इसके विपरीत अगर शहर में देखा जाए तो यहाँ के लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। जैसे मैं शहर में रह रहा हूं, तो मुझे अगर कुछ भी सब्जी वब्जी चाहिए होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बेटा, मंडी में जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, वहां से लेकर के आऊंगा। मतलब मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और वहीं पर अगर गांव की बात करते तो गांव के लोग खुद ही सब्जी उगाते हैं और खुद ही सब्जी, उगाई हुई सब्जी का वो सेवन करते हैं, और मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हूं अपने खाने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ऐस इस तरह से देखा जाएगा तो आज भी समाज में जो सामाजिक प्रणाली बनी हुई है वो डिफरेंट है। तो क्या जो प्रणाली आज है क्या वो पहले नहीं होती होगी? पहले भी होती होगी बेटा। तो इस वजह से हर जगह के हर व्यक्ति का इतिहास अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर हमारा इतिहास ना बोल करके क्या बोला गया है बेटा? हमारे इतिहास बोला गया है, हमारे इतिहास बोला गया है, हमारे अतीत बोला गया है, हमारे अतीत बोला, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मतलब वहां के जो इतिहास होता था वह राजा के ऊपर केंद्रित होता था, राजा ही सब कुछ होता था, जो भी कुछ लिखा जाता था वो राजा के लिए लिखा जाता था। परंतु परंतु आज उस समय जो राजा होता है बिना प्रजा के राजा नहीं होगा। तो आज के अगर एस्पेक्ट में देखा जाता है तो आज हमारा जो सेंटर है वो प्रजा है, ना कि राजा है। तो वहां के सामाजिक जीवन, वहां के राजनीतिक जीवन, वहां के धार्मिक जीवन को जानने के लिए हमें अपने अध्ययन को संकुचित ना करके व्यापक करना पड़ेगा। हमें सिर्फ राजाओं के ऊपर केंद्रित ना होकर के वहां के समाज के बारे में भी देखना पड़ेगा। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है। पुरातत्व जो होता है, जो आर्कियोलॉजी होता है, इसी को जानने में हमारी सहायता करता है, हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, अभी भी इसके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। तिथियां क्या होती हैं बेटा? तिथियां क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए अब तिथियों के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं बेटा, वो कुछ टर्म है। जैसे आपका एक टर्म होता है बीसी और दूसरा होता है आपका एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में लिखा जाता है ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है ईसवी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनो डोमिनी। अब ये कैसे डिवाइड होता है बेटा? तो बीच में होता है जीरो, इस जीरो को हम ले लेते हैं क्राइस्ट का जन्म। क्राइस्ट का जन्म, जो ईसा मसीह है उनका जन्म है, ईसा मसीह का जन्म है ये। इसके पहले के समय को हम बोलते हैं बेटा बीसी, और इसके बाद के समय को हम बोलते हैं बेटा एडी। तो मतलब ये हो गया ईसा पूर्व और ये हो जाता है ईसवी। ये क्या हो जाता है बेटा? ईसवी। ठीक है बात? अच्छा, अगर ईसा पूर्व की बात करते तो ईसा मसीह के पहले की बात हो गई, अगर ईसवी की बात करते तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो जाती है। ठीक है बात? अब अगर मैंने बोला कि आज से लगभग 5,000 साल पहले की बात हो रही है, आज से लगभग कितने साल पहले की बात हो रही है? 5,000 साल पहले की बात होती है। तो एनसीईआरटी में जो मानक माना गया है वो 2000 माना गया है, तो वही मैं ले लेता हूं 2000 मानक, मतलब 2000। आज से 5,000 साल पहले, तो 5,000 साल पहले जाने की मतलब कि अब क्या बात होगी? 2000 इधर जाना है, फिर 3,000 और आगे जाना है। तो मतलब कब की बात हो रही होगी बेटा? 3000 बीसी की बात हो रही होगी। कब की बात हो रही होगी बेटा? 3000 बीसी की बात हो रही है। हम किस में चल रहे हैं? हम 2024 में चल रहे हैं। तो 2024 क्या है बाबू? एडी। 2024 क्या है आपका? एडी है। वही चीज यहां पे लिखा है। अगर तुम्हें तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, महीना, वर्ष जैसे कि 2000, इस तरह से, इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि के साथ की गई है, वही मैंने बताया। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद की बात हो रही है, मतलब 2000 एडी या 2000 ईस्वी कहा जा रहा है।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या फिर ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं, वो ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। तो कोई भी चीज ऐसे मान लो अगर लिखा आज से लगभग 4700 साल पहले, साल पहले अगर लिखा हुआ है तो 2000 तो यहां जाना रहेगा कि 2000 ही मानक इन्होंने लिया है। 2000 इधर जाकर के फिर उसके बाद 2700 और जाना पड़ेगा, तो 2700 बीसी की बात होगी यहां पे। ठीक है बात। तो 2000 को इन्होंने अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, मतलब ये किए हैं आगे की तरफ। ठीक है। अब यहां पर इतिहास की तिथियां दे रखी हैं। अंग्रेजी में बीसी या फिर हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले। कभी कभी तुम तिथियों के पहले एडी या फिर हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, एनो डोमिनी। क्या बोला जाता है, एनो डोमिनी। ये दो लैटिन वर्ड शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसीई की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है, मतलब एडी की जगह सीई लिख दिया जाता है और बीसी की जगह पीसीई लिख दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये है कॉमन एरा और ये है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है बात। प्रयोग होता है सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश ने अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, इस प्रकार के कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। जब तक अंग्रेजों का शासन था, जब तक अंग्रेजों की कॉलोनी अलग अलग जगह पर थी, तो उन्होंने ईसा मसीह को ही केंद्र मान करके अपना पूरा कैलेंडर बनाया था। तब एडी और बीसी का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के डेट में आज हम प्रयोग करते हैं सीई का या फिर बीसीई का प्रयोग किया जाता है। भारत में तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। जब अंग्रेजों का समय था तब उस समय से हम इस प्रकार की तिथियों का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का भी प्रयोग मिलता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज के पहले, बिफोर प्रेजेंट आज के पहले, वर्तमान से पहले का प्रयोग होता है। तो बीपी कुछ और नहीं है, ये बिफोर क्राइस्ट में लिख सकते हैं, आज के पहले बीपी का। और बीपी एक लघुत्तम शब्द होता है, छोटा टर्म होता है, जैसे आज के पहले क्या हो रहा था, बिफोर प्रेजेंट क्या हो रहा था। ठीक है बात, ये चीज है। चलो ठीक है, तो यहां पर आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। माफ करिएगा रिकॉर्डिंग में थोड़ी समस्या आ गई थी, नहीं तो आपका लेक्चर ये एक साथ ही बन जाता। मैंने अभी देखा तो मैंने देखा कि आधा ही रिकॉर्ड बना था, लेकिन मैंने उसको पब्लिश कर दिया था, तो मैंने कहा पार्ट 2 बना करके डाल दूंगा। लेकिन अगला जो चैप्टर आपका आएगा, मैं सोचा था कि चैप्टर 2 भी आपका बना करके डाल दूंगा, लेकिन आज तो मुश्किल हो पाएगा क्योंकि ऐप पर भी मुझे वीडियो डालने हैं, तो आज तो मुश्किल हो पाएगा। लेकिन हाँ, कल मैं इसका चैप्टर 2 बना करके डाल दूंगा। और ठीक है, अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे उसके लिए मिलना चाहिए। ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आप उसे प्लीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।